गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप कि मैंने 5 लेक्चर चैप्टर के मैंने आपको पहले पढ़ा दी और बीच में काफी टाइम के बाद हम फिर से अगेन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहां से हमने टॉपिक का एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग बुक, टेक्स्ट बुक और नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेके बैठना है वीडियो के साथ साथ। मैं जब कहूं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखना है, तो जैसे बुक नोटबुक साथ में रहेगी तो मजा आएगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज इसका एक और नाम भी है, मैंने पहले ही बताया था आपको। आप इसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर को वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हो। दैट्स ओनली फॉर वन डायमेंशनल। अब मैं ये चैप्टर में क्या पढ़ा आप लोग रिवाइज करो फास्टली। मैं एक बार आपको बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है और पाथ लेंथ किसे कहते हैं। पाथ लेंथ दैट मीन डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ टाइम के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमने निकाला था। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। फिर हमने चेक किया था कि एवरेज स्पीड जो फाइंड करते हैं वो वैल्यू हमें परफेक्ट नहीं मिलती, इसीलिए हम एवरेज स्पीड को डिवाइड करते हैं। मतलब कि उसमें से एक और स्पीड निकालते हैं जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। स्मॉल टाइम इंटरवल में हमने जो स्पीड निकाला उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कभी भी गलत नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी देता है उसका और डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन देगा आपको। और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होना। dx by dt तो v मिला आपको और dv by dt तो आपको a मिलेगा। जो एक्सेलरेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहीं पढ़ाया था, शायद आपको ये लेक्चर देखने से पहले आगे का थोड़ा रिवाइज करना हो तो मैं आपको लिंक पहले शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हो। फिर आप ये स्टार्ट करना तो बेटर अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मैंने जहां स्टॉप किया था लास्ट में वहां मैंने इलुस्ट्रेशन नंबर 5 आपको चलाया था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 6 से। और काइनेटिक्स इक्वेशन लाए थे हम। काइनेटिक्स कौन सी इक्वेशन, 3 इक्वेशन थी, याद है ना आप लोगों को। पहली कौन सी थी, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी। सेकंड वन x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। और थर्ड वन v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। बहुत मैंने स्लो आपको बताया बिकॉज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्योंकि अब जितने भी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, जैसे आज के लेक्चर में है, इसके बाद वाले लेक्चर में सारे वही इक्वेशन पे चलेंगे। वो 3 इक्वेशन जो हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव की, वो 3 इक्वेशन जो हमने कैलकुलस मेथड से प्रूव की, वही इक्वेशन को यूज करके हम अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 6 जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, गैलेलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। दिखाई दे रहा है आपको। ऑड इवन तो पता है ना आपको, ऑड नंबर किसके कहते हैं, इवन नंबर्स क्या होता है। कौन से ऑड नंबर्स में क्या आएगा, 1 3 5 7 9, और इवन नंबर्स में आएगा 2 4 6 8 10, वो सब इवन नंबर्स में आएगा। अभी ऑड नंबर्स की बात चल रही है तो देख लेते हैं। तो गैलेलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब गैलेलियो क्या कहते हैं कि उन्होंने एक लॉ बनाया किसके लिए, जैसे कि आप ऐसे मान लो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब समझते हो ना, ये फ्री फॉल करवाना। जैसे ये मार्कर है तो मैंने इसे ये फ्री फॉल करवाया, छोड़ देना, समझ रहे हो ना। जैसे फेंकना नहीं, जैसे किसी हाइट पे आप गए वहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रोन किया, वो नहीं करना, हमें फ्री फॉल करवाना है, छोड़ देना, समझ रहे हो। तो फ्री फॉल बॉडी या फ्री फॉलिंग करा कोई ऑब्जेक्ट तो वो किस एक्सिस के अबाउट होगा वो तो आपको पता है ऑलरेडी। क्योंकि फ्री फॉल करेगा तो ऊपर की तरफ y एक्सिस होती है, नीचे की तरफ -y होती है। ये सब बातें मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको बताई थी। तो y एक्सिस के अबाउट वो फ्री फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट। आर यू रेडी, यस और नो? यस, एक्टिव रहना थोड़ा तो ही समझ में आएगा। ठीक। तो फ्री फॉल अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो वो y एक्सिस के अबाउट फ्री फॉलिंग कर रहा है, मतलब कि ग्राउंड पे आ रहा है। ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट में ये बता क्या रहा है कि अगर वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो वो टाइम के साथ किस तरीके से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। जैसे कार चल रही है तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अबाउट चलती है तो वो हम फाइंड कर लेते हैं 200 मीटर, 100 मीटर या 1 किलोमीटर वगैरह, जो भी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने चेक किया कि जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है
उसका जो डिस्टेंस है वो किस में होता है, सक्सेशन वो ओड नंबर्स में होता है, ये बता रहा है ना। आप यहां पे देख सकते हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू सक्सेशन ऑफ ओड नंबर्स। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये लो है। लो ये कहता है कि टाइम के साथ इक्वल टाइम इंटरवल में एक ही जैसा जो टाइम हो, तो उस टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट वो ओड नंबर्स में होता है। ओड नंबर्स में समझ लो, बहुत इजी है। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा तो अच्छे से, बुक में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे से समझना, आप ध्यान रखोगे तो पक्का समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें वो लो प्रूव करना था, तो उसके लिए मैंने क्या इक्वेशन यूज की, यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन। तीनों इक्वेशन हमें पता है, हम कोई भी लगा सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना था, टाइम। अरे रेडी है, सुन। अब टाइम की जब बात चलेगी तो तीन इक्वेशन में जो पहली समझ लो ना, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, बट ड्यू टू ग्रेविटेशन की बात हो, तो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt हम लगा देते हैं। तो आप उस इक्वेशन में सोचो, कहीं पे आपको डिस्टेंस दिखाई देगा नहीं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों का डिस्कशन हो ऐसी तो एक ही इक्वेशन आपके पास जो सेकंड वाली है, जो कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। आप समझ लो ना, आप लोगों को कई मरतबा स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम रहती है, सर कौन सी इक्वेशन लगाए एग्जाम्पल। तो अभी लॉजिक यही लगाना है कि इस इक्वेशन में गैलीलियो ने क्या डिस्कशन किया, डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस टाइम दोनों किसी इक्वेशन में, वो तो एक ही है, सेकंड वाली वो यूज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये हालांकि प्लस 80 स्क्वायर है, बट एक्सेलरेशन हम नहीं लेते ड्यू टू ग्रेविटी, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी लेते ना, नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट। तो यहां आप देख सकते हो कि फ्री फॉलिंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, वो तो आप लोगों को पता है ना, मैंने बताया था, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो v0 तो 0 ले लेंगे। अब ये 0 हो जाएगा तो यहां 0 रख दो, तो 0 इंटू टी दैट मीन्स 0 ही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बचेगा क्या, माइनस, ये माइनस तो वही रहेगा, ये स्टेप 0 होगा ना, v0 0 तो ये स्टेप 0, तो माइनस 1/2 gt स्क्वायर। दैट मीन्स कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका डिस्टेंस इस इक्वेशन से चेंज होगा। इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो y मतलब कि डिस्टेंस तो है। तो हमें चाहिए क्या, क्योंकि आप इक्वेशन में सोचो, जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो आपको पता है। तो हमें चाहिए क्या, टाइम, t चाहिए। t पता होगा तो आप चेंज करते जाओ। t इज इक्वल टू 1 सेकंड है तो y1 डिस्टेंस मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है तो y2 डिस्टेंस मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है उसके लिए इक्वेशन बन गई माइनस 1/2 gt स्क्वायर। आर यू रेडी, यस और नो, यस। और एक बात कि हमने ये माइनस क्यों लिया, वो तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ये माइनस क्यों लिया, नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए, अदरवाइज हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो आपको पहले से पता है, पाथ लेंथ तो पॉजिटिव होती है ना। तो माइनस हम नहीं रखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन माइनस मैंने इसलिए रखा ताकि आप जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा है वो गलत ना हो जाए। आप लोग ऐसा सोचते हैं सर इसमें माइनस क्यों नहीं रखा, यहाँ पे माइनस जी होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस रख दिया, ठीक है, ओके। अब सिंपल लॉजिक है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, रफ्तार से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, मैंने एक टेबल बनाया, उस टेबल में मैंने 2 कॉलम रखी, एक कॉलम में टाइम, दूसरी कॉलम में डिस्टेंस, मतलब मैं टाइम भी चेंज करूंगा ना, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होगा। टी चेंज करो, वाई चेंज, टी चेंज करो, वाई चेंज। मैंने टाइम लिया 0 टाइम, तो यहाँ 0 रख दूंगा, पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम में तो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया होगा ना ऑब्जेक्ट ने, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम, y इज इक्वल टू 0, कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने टाइम को बढ़ाया 1 टाउ। अब यार इसमें जो वर्ड्स है ना, ये वाला टाउ, इसे क्या पढ़ेंगे, उल्टा जे, सीधा जे नहीं, मेरा सीधा जे, इसका उल्टा जे, टाउ का मतलब होता है टाइम। अब टाइम को तो सर टी कहते हैं ना, बट मैंने अगर यहाँ पे टी आगे लिख दिया कि टी इज इक्वल टू 0 टाइम, टी इज इक्वल टू 1t टाइम, तो टी लिखता आप तो कैंसिल कर देते ना, मैं यहाँ 1t लिख देता, आप कहते टी कट हो गया, सब खत्म। इसलिए उसने टाइम को ही एक डेनोट किया, एक वर्ड से, कोई नया वर्ड नहीं है, ऐसे ही यूज कर लिया बस। अगेन टी रिपीट होता तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता, इसलिए उसने क्या लगा दिया, टाउ। तो उसने बताया कि 0 टाइम पे तो 0 था डिस्टेंस ट्रैवल, फिर 1 टाउ टाइम लिया
तो यहाँ 1 रख देते हैं, 1 टाउ रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट टाउ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 g टाउ स्क्वायर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 टाउ टाइम के अंदर। अरे भाई कुछ भी नया नहीं है, टेंशन मत लो, यहाँ जैसे जैसे टाइम चेंज करूंगा यहाँ रखते जाओ, यहाँ डिस्टेंस मिलता जाएगा, बस वही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने टाइम बढ़ाया 2 टाउ सेकंड। 2 टाउ टाइम के अंदर हुआ था, इसे टाउ बोलते हैं, उल्टे जे को क्या बोलेंगे, टाउ। तो 2 टाउ सेकंड में फिर क्या फाइंड किया उसने, जैसे यहाँ 2 टाउ रख दिया। अब मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया, बुक में तो बड़ा टेबल दिया अच्छा खासा, ये 5 तक 6 तक पता नहीं कहां तक दिया, बट मैंने आपको एक इक्वेशन सॉल्व करा, यहाँ देख सकते हो नीचे 2 टाउ टाइम के अंदर मैंने 2 टाउ यहाँ रख दिया टी की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो उस 4 को मैंने उठा के पूरा बाहर ले लिया, जैसे कि -1/2 g टाउ स्क्वायर अंदर ही रखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर 4 मैंने बाहर लिख दिया। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने जो सेकंड 1 सेकंड में जो डिस्टेंस था वो मैंने क्या सपोज कर लिया, y0, तो वो कितना है -1/2 g टाउ स्क्वायर, मतलब कि ये वाला -1/2 g टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं y0, तो 4y0। अच्छे से समझ पाया, क्लियर, ओके। फिर टाइम बढ़ाया 3 टाउ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9 बार ले लो, 9y0। फिर 4 टाउ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 y0। फिर 5 25 y0। फिर 6 रखोगे 6 का स्क्वायर 36 y0। 7 रखोगे 49 y0, कंटिन्यूस। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, जैसे जैसे टाइम चेंज करोगे यहाँ टी चेंज करते जाओ, वैल्यू मिलती जाएगी आपको। अब आप लोग सोचोगे सर ठीक है ये सब तो क्लियर हो गया 4 9 16, लेकिन ये तो ऑड नंबर्स नहीं है। गैलीलियो ने तो ये बताया कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है ऑड नंबर्स में होता है, बट उसकी डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन है वो देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो कैसे समझ में आएगा, इसके लिए मैंने आपको ये फिगर बना के दिया जो बुक में नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऊंचाई पे हाइट पे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसने एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया है, तो फर्स्ट सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, मैं दिखाई दूं या ना दूं ये दिखना चाहिए आपको। मान लो फर्स्ट सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y0, ये वाला यहां से यहां तक का, क्लियर। फिर सेकंड में कितना हुआ 4y0, मतलब यहां से यहां तक 1 सेकंड 2 सेकंड, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4y0, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। तो आप सोचो 1 सेकंड में y0, 2 सेकंड में 4y0, तो ये सेकंड यहां से यहां तक, मतलब कि 2 से यहां से 0 से 1 सेकंड था ना, आप लोग समझ रहे हो, ये 0 था, ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड था, ये 3 और ये 4। तो समझो आप 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y0, 0 से 2 सेकंड में 4y0, तो 1 से 2 सेकंड मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 4 - 1 3y0। समझ में आया ना, ये 1 सेकंड में कितना है y0, ये 2 सेकंड में 4y0, तो यहाँ 1 से 2 सेकंड में 4 - 1 3y0। अगेन 0 से 2 सेकंड में 4y0, 0 से 3 सेकंड में 9y0, तो ये 2 से 3 1 सेकंड में कितना होगा 9 - 4, दैट मीन्स 5y0। तो आप सिंपल लॉजिक लगाओ कि एक सेकंड में, जैसे फर्स्ट सेकंड में y0, सेकंड 1 to 2 मतलब कि 1 सेकंड में 3y0, 2 to 3 1 सेकंड में 5y0, 3 to 4 7y0, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल, एक सेकंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो ऑड नंबर्स में 1 3 5 7, दैट्स क्लियर। ये था गैलीलियोस का लॉ, उसने यही बताया, गैलीलियो ने आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट वो ऑड नंबर्स में प्रेजेंट करता है। ऑड नंबर्स में आपको दिखाई देगा 1 3 5 7 9 11 13, जो भी आएगा इस तरीके से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा इलस्ट्रेशन, टाइम वेस्ट नहीं करते, रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, इलस्ट्रेशन नंबर 3.7, उसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट थियरी है, कई मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत काम में भी लग जाता है, कोई बात नहीं। तो उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3.7 का जो टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसे डिस्टेंस का डी और स्टॉपिंग का एस, डीएस। स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से, और स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ऐसे कुछ अंदर लिखा हुआ है, मूविंग व्हीकल। आपके जो व्हीकल में स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल रियल लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पे आप देख सकते हो। When brakes are applied to a vehicle, the distance traveled before stopping। बहुत सिंपल लॉजिक
कि आप कहीं पे कार लेके कहीं घूमने गए, आपने अचानक देख लिया कि ठीक है आगे कोई इंसान आपकी कार के पास से, मतलब आपकी कार के आगे से पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे, ब्रेक अप्लाई करोगे ना कार को। तो जैसे ही ब्रेक लगाओगे, क्या वो गाड़ी जो कार है आपकी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी कार कुछ थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी आपकी कार चलती है, थोड़ा डिस्टेंस, मतलब चलती है मतलब कंटिन्यूअस नहीं, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसे कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। सिंपल है यार, रियल लाइफ में आपने देखा होगा, ब्रेक अप्लाई करते ही थोड़ी ना खड़ी हो जाती है, समझ लो। बट आप लोग सोचोगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसे डिस्कस करने की क्या जरूरत है? अभी समझाऊंगा मैं कुछ देर के बाद। तो आप समझना, ये उसकी डेफिनेशन थी। तो मैंने क्या किया कि इसे पिक्चर से रिप्रेजेंट करवा ताकि आपको समझ में आए। हालांकि बुक में तो सीधा सॉल्व करके रख दिया, मैं पिक्चर से बताता हूं कैसे। यहां मान लो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ है, वहां पे कार है, उस कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। जीरो नहीं मतलब क्या? आपकी कार रनिंग है, अभी खड़ी है, उसे थोड़ी ना ब्रेक मारोगे, चल रही है उसे ही ब्रेक मारोगे ना। तो आपकी कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब 40 की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से, 80 की रफ्तार से आपकी कार चल रही है। अब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के बाद कार फौरी तौर पे स्टॉप नहीं हो जाती, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कितना? ds, वही स्टॉपिंग डिस्टेंस है। और ds डिस्टेंस के बाद फिर तो खड़ी रहेगी ना आपकी कार, फिर तो स्टॉप हो जाएगी ना। तो फिर स्टॉप हो गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अरे ब्रेक अप्लाई करोगे तो रुकने वाली है, तो स्पीड थोड़ी ना होगी ना, स्पीड जीरो हो जाएगी फाइनल। तो इनिशियल जीरो नहीं है, फाइनल जीरो है, और रिटार्डेशन भी होगा आपकी कार में। रिटार्डेशन क्या होता है? व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज व्हाट? नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेटर पे फोर्स लगाना पॉजिटिव एक्सेलरेशन देता है, उसे छोड़ देना। क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो थोड़ी ना एक्सेलरेटर दोगे भाई साहब, छोड़ दोगे ना, नेगेटिव हो जाएगा, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब कि ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं कि इसने किस तरीके से सॉल्व किया, कि यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन, तीन में से कोई एक अप्लाई करते हैं। डिस्कशन क्या हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, नॉट टाइम। कहीं पे भी टाइम का डिस्कशन नहीं है, और टाइम की डिस्कशन ही नहीं है, तो तीन में से एक ही इक्वेशन बचेगी, ये वाली। v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax था, बट x नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ds, इसलिए मैंने ds रख दिया। अब आप सिंपल लॉजिक ले लो, v क्या है? जीरो, तो v जीरो रख लो, तो जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो का, तो बचा क्या? माइनस v जीरो स्क्वायर। और ds हमें फाइंड करना है, तो 2a डिवाइड में ले लो, तो ds इज इक्वल टू व्हाट? माइनस v जीरो स्क्वायर बाई 2a। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो a माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मींस स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार ds इज इक्वल टू v जीरो स्क्वायर बाय 2a जितना हो जाएगा। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला है। हालांकि ये भी फॉर्मूला ही है, बट मैंने नेगेटिव को प्लस कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है ना, पाथ लेंथ डिस्टेंस, वो तो बी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव साइन को रिमूव करना मस्ट है, इसलिए मैंने हटा दिया इसे। आया समझ में? नहीं आया? अरे रेडी है, सो तो क्लियर, ओके, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, अब आपको सोचो, सिंपल लॉजिक है, आपके स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो कोई भी दो वैल्यू गिवन होना चाहिए। कौन सी? एक आपकी कार की स्पीड v जीरो, और सेकंड आपकी कार का एक्सेलरेशन। अब ये दो वैल्यू अगर गिवन है तो क्या एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो? बोलो यस। यस सर, यस कर सकते हो ना। मैंने बता दिया आपकी कार की रफ्तार 40 है, तो आप यहाँ 40 का स्क्वायर कर दो, और आपको बता दिया उसी कार का एक्सेलरेशन 1 है, तो डिवाइड बाय 1 ले लो, 2 इंटू 1, 2 एक्सेलरेशन है तो 2 इंटू 2, 4 एक्सेलरेशन तो 2 इंटू 4, जो भी है v जीरो a गिवन है, तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। रेडी है? सो ठीक। दूसरी बात, इस फॉर्मूला में आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? v जीरो स्क्वायर, मतलब के स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, मतलब कि जितनी आपकी कार की स्पीड ज्यादा होगी, क्या उतना ही स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। जितनी रफ्तार ज्यादा उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा। मतलब आप 80 की रफ्तार से भगाओगे तो ब्रेक लगाने के बाद इतना आगे भी जाएगी कार। आपकी कार की स्पीड कम होगी तो ब्रेक लगाने से कम, मतलब थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि जितनी ज्यादा रफ्तार उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा। अब ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो आपने ये स्पीड डबल कर दी, डबल 2 टाइम्स, आप 40 से चला रहे आपने 80 कर दी, तो आप डबल स्पीड करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दैट मींस कि ये तो 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि
4 गुना ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब सोचो कि आप किसी इंसान को बचाना चाहते हो, आपकी कार के आगे से निकल रहा है, तो आप जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा, मतलब ब्रेक लगाओगे तब भी जाएगा वो ऊपर। समझ रहे हो ना? जैसे सिंपल एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से समझना। मान लो ये स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे भाई साहब खड़े बिजी है, उन्हें पता नहीं पीछे से कार आ रही है, ये कार है यहाँ पे पक्का, ये भाई साहब है, इन्हें पता नहीं है पीछे से कार आ रही है, यहाँ से कार है, कार की रफ्तार है 40 मीटर पर सेकंड। ओहो इतनी सारी रफ्तार से, मैंने मीटर पर सेकंड में लिया, किलोमीटर पर आवर में नहीं लिया। तो 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कार जा रही है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये भाई साहब 200 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं। कितनी दूर है? 200 मीटर पे। जैसे ही कार वाले ने देखा भाई साहब खड़े हैं, उन्हें बचाना है, उसने ब्रेक अप्लाई किया, कार की ब्रेक को दबाया। अच्छा अब क्या होगा? आप सोचो, भाई साहब गए या बचे? ये तो आपको डिसाइड करना है कि ये भाई साहब इस कार से एक्सीडेंट उनका होगा या नहीं होगा। सिंपल लॉजिक। तो पहले आप क्या करोगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करोगे। जैसे रियल लाइफ में स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ी ना फाइंड करते हैं, बट ये लॉजिक से। तो आप सोचो कि v0 कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू a इज इक्वल टू 1। तो आप सोचो 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600, 4 का 16 होता है ना, तो 40 का 1600 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 800 मीटर। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं 800 मीटर। मतलब कि मैंने इस स्पीड के हिसाब से, इस एक्सेलरेशन के हिसाब से इस कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड किया तो 800 मीटर तक आया। लेकिन भाई साहब खड़े थे 200 मीटर पे। गए ना भाई साहब, गए ना? गए कैसे गए? 800 मीटर के बाद कार रुकती है, भाई साहब 200 मीटर पे खड़े, गए ऐसे गए ना, हवा में गए। समझो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद भी किसी इंसान की लाइफ को आप नहीं बचा पाए। यही इसी वजह से आपको यही सिखाया जाता है कि कहीं आप कार लेके, आपकी व्हीकल लेके, आपका व्हीकल लेके कोई हॉस्पिटल के करीब से, कोई स्कूल के करीब से, या जंप या वगैरह कुछ निकल रहे हो आप, कोई जैसे विलेजेस, सिटी एरिया से आप कहीं से निकल रहे हो, तो आपकी इस कार की स्पीड कम होना चाहिए। क्योंकि स्पीड कम होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा, और वो कम हो गया तो हो सकता है ऐसे केसेस में किसी की जान बच जाए। यस और नो? ठीक। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आपकी कार की स्पीड 20 होती, आपकी कार का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, और भाई साहब 300 मीटर पे खड़े रहते, तो क्या बचेंगे या जाएंगे? वो आप खुद से डिसाइड कर लेना। भेज सकते हो मुझे कैलकुलेट करके, और लिखना नीचे सर वो तो गए या बचे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3.8, उसमें एक और, ये सब टॉपिक चल रहे हैं, हालांकि ये थियोरिकल टॉपिक है, बट उसने बुक में एज अ इलस्ट्रेशन के फॉर्म में दिए, तो उस तरीके से पढ़ लेते हैं। उसने रिएक्शन टाइम दिया। ये रिएक्शन वर्ड्स आपने कहीं सुना होगा, एक्शन रिएक्शन पैस। एक्शन रिएक्शन पैर पे कौन काम करता है ना? न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है न्यूटन साहब का, सेकंड लॉ एक्सेलरेटेड मोशन करवाता है F = ma, और थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे आप एक्शन देते हो तो रिएक्शन देने वाली है। आप किसी भी, मान लो कोई बॉल है आपके घर में, उसे एक्शन लगाओ तो अच्छा खासा रिएक्शन आएगा आपके हाथ में। तो एक्शन रिएक्शन पैर की बात हो रही है, यहाँ रिएक्शन टाइम की बात है। अब बुक में तो बहुत लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि इस तरीके से कुछ है। टाइम टेकन फॉर अ पर्सन टू रिएक्शन टू एनी सिचुएशन। मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुई कि आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना है, बट वो एक्शन लेने से पहले आप कुछ टाइम सोच रहे हो, कुछ थिंक कर रहे हो, उस टाइम को कहते हैं रिएक्शन टाइम। कुछ भी समझ में नहीं आया तो एकदम इजी लेवल से आपको मैं पक्का आपके दिमाग में फिट कर देता हूं कि आपकी कार में आप बैठे हुए हो और आप कार चला रहे हो, आपकी कार 60 पे, कुछ दूरी पे कोई छोटा सा बच्चा है या कोई पर्सन है आपकी कार के आगे से निकल रहा है, तो आप लोग उस वक्त क्या करोगे? सोचोगे कि अभी वो दूर है, मैं कुछ टाइम के बाद ब्रेक लगाऊंगा, और वो करीब है तो आप कहोगे कि फौरी तौर पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे। मतलब कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले आप जो भी सोच रहे हो ना, जितना टाइम ले रहे हो ना, उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। रियल लाइफ में तो रिएक्शन टाइम आप कहां लेते हो? किसी ने एक मारी तो आप फौरी तौर पे रिएक्शन टाइम फिनिश 0 सेकंड, कोई रिएक्शन ही टाइम नहीं होता आपका। ठीक है,
ऐसे। ओके, तो अब यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो काला वाला तो नहीं है, कुछ थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ देख सकते हो आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है उसमें ये बता रहा है कि एक रूलर स्केल समझ लो ना, रूलर स्केल, उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है ऐसे, ये वाला दिख रहा है ना आप लोगों को, मतलब कि ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ है, ये हाथ है, ये भी हाथ है, हैंड, हाथ की बात करो तो इस हाथ से रूलर स्केल को पकड़ा हुआ है और इस हाथ से मतलब उसे पकड़ना है। मतलब कि दो अलग अलग इंसान है, एक भाई साहब रूलर स्केल को फ्री फॉल करवा रहे हैं और एक भाई साहब रूलर स्केल को पकड़ रहे हैं ऐसे, समझ लो। तो दो हाथ है। अब सिचुएशन इस तरीके से हुई कि ये रूलर स्केल को फेंकने वाला है, फ्री फॉल करवाने वाला है, और ये रूलर स्केल को पकड़ने वाला है। तो अब ये जो पकड़ रहा है ना रूलर स्केल को, वो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन टाइम में थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो स्केल निकल जाएगी। मान लो यहां से छोड़ा, इसे पकड़ना है, तो ये रिएक्शन टाइम उसने कम टाइम लिया तो ये हाथ में आ गई। हालांकि ये सोचता रहता कि अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी, तो ये निकल भी सकती है ना नीचे, जैसे अभी तो नहीं निकली बट निकल भी सकती है ना। तो रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। तो वो रिएक्शन टाइम फाइंड कैसे करोगे? तो सिंपल लॉजिक है कि ये जो स्केल है वो 1 मीटर स्क्वायर है, रूलर स्केल है, तो उस पर डिस्टेंस तो मतलब कैलिब्रेशन तो किया होगा ना, तो वहां से आपको डिस्टेंस मिला, जैसे आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय रूलर स्केल 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर व्हाट? 0.21 मीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻², और 2 पॉइंट आप पीछे ले जाओगे तो 0.21 मीटर हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉलिंग बॉडी है भाई साहब, इसे फ्री फॉल करवा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आप लोगों को पता है 9.8, बुक में दिया हो तो 9.8 नहीं, सॉरी बुक में दिया हो तो 10 लेना है, और नहीं दिया तो 9.8 कंपल्सरी, कांस्टेंट वैल्यू है, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, नहीं दिया तो 9.8 लेंगे, और बुक में अगर 10 दिया तो 10 लेना पड़ेगा। पता नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में 10 है या नहीं, आप क्वेश्चन में पढ़ लेना, इसीलिए मैंने पहले ही बताया बुक लेके बैठना, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पोज कर देना वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ना, फिर ये सॉल्व देखना, फिर वीडियो पोज करो, क्वेश्चन पढ़ना, फिर ये सॉल्यूशन देखना, फिर पोज करके इसी तरह कंटिन्यूअस आपको वर्क करना। इसीलिए मैंने नोटबुक टेक्स्ट बुक का आपको कहा था। अब आप देख सकते हो कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनिशियल वेलोसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन अगेन, अब आपको पहले से पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, रिएक्शन टाइम, और आपको दिया क्या हुआ है, डिस्टेंस, टी डी, डिस्टेंस और टाइम का डिस्कशन, जैसे यहाँ पे था वैसे, तो वही इक्वेशन यूज होगी जो ये वाली है, d0t + 1/2 gt²। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव, 5 लेते ना, वो तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस जी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो +1/2 gt², चलो v0 तो 0, वो तो पूरा स्टेप 0 हो गया, तो d = 1/2 gt² बचेगा। तो t² को सब्जेक्ट करते हैं क्योंकि हमें तो टाइम फाइंड करना है, तो ऊपर जाएगा g, नीचे आएगा 2d/g। रफ्तार तो भैया ना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो t = what? √2d/g। तो डिस्टेंस आपको दिया है 0.21 और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, अदरवाइज आपको नहीं दिया तो 10, अगर बुक में दिया है तो आप 10 भी ले सकते हो। तो आपने जो वैल्यू फाइंड की वो कितनी आई, 0.2 सेकंड। मतलब कि ये जो भाई साहब है उन्होंने कितना रिएक्शन टाइम लिया, 0.2 सेकंड। अगर ये ज्यादा, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई कार के सामने अगर कोई आगे आ गया आपकी कार के, और आप रिएक्शन टाइम ज्यादा ले लोगे, ज्यादा सोचोगे ब्रेक मारू या ना मारू तो चला जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिएक्शन टाइम कम लेना है। आर यू रेडी? ओके। तो ये होता है रिएक्शन टाइम, जो रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन टाइम कहीं ज्यादा भी लेना है, कहीं कम भी लेना है, हो सकता है इससे बेनिफिट हो, किसी की जान भी बच सकती है। ओके, तो ये सब बातें हो रही थी। उसके बाद ये तो 3 इलस्ट्रेशन थे जो थियरिकल थे। अब इस चैप्टर में एक थियरी बाकी है, रिलेटिव वेलोसिटी। आप देख सकते हो बुक मैंने इसीलिए लेके बैठाया आपको। और उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है लास्ट वाला, जैसे कि मैंने आपको ये 8 करवा तो 9 वाला होगा, ये चैप्टर का एंडिंग है, एक थियरी और एक इलस्ट्रेशन। बट एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल है तो उसमें एक दो मैं करवाता रहता हूँ। तो एक एग्जाम्पल, आज जो टाइमिंग के हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का 7 नंबर वाला एग्जाम्पल है। तो पहले वीडियो क्लोज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ओके, आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन है। कितनी ट्रेन है? ट्रेन समझ लो ना। आर यू रेडी? यस और नो? अच्छे से समझना होगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बैकग्राउंड नॉइस भी आ सकता है, हमें भी थोड़ी, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से फीलिंग है, बट पढ़ना है आपको अच्छे से। तो आप लोग अच्छे से समझना कि 2 ट्रेन है। कितनी ट्रेन है? 2, एक ए और बी। जैसे मैंने पिक्चर से रिप्रेजेंट भी करवाया, ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, और दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस डी है।
मतलब कि सिचुएशन क्या है कि दो ट्रेन है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे मोशन कर रही है, ओनली फॉर एक ही डायरेक्शन की तरफ है, ऑपोजिट नहीं। जैसे ये ट्रेन भी इस तरफ जा रही है, वो ट्रेन भी इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में। बट समझ रहे हो ना, बट ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे है। जैसे कि ये ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे है। अब ट्रेन ए ट्रेन बी से कितनी आगे वो तो पता नहीं हमें, बट आगे है। और इन दोनों ट्रेन की इनिशियल स्पीड, रफ्तार, स्पीड, वेलोसिटी जो कहो कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें वैल्यू, जब हम इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो हम किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते, हम ऐसा यूनिट्स लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मीटर। मतलब कि किलोमीटर अगर आपको रिमूव करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड हो जाएगा। तो 3600 ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो सेकंड करने के लिए, तो आवर निकालने, किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और आवर निकालने के लिए हमने 3600 से डिवाइड किया। तो आपको वैल्यू मिली मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हो ट्रेन ए और बी दोनों की रफ्तार, इनिशियल रफ्तार दोनों की 20 मीटर पर सेकंड है। ओके, क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं, ठीक। और बात बता रहा है कि ट्रेन ए, अब मान लो आपकी कार जो है 60 की रफ्तार से चलेगी, आप कार में बैठे हो, आपकी कार एक्सेलरेटर आपने दिया 20 पे चली, 40 पे चली, 60 पे चली, अब एक्सेलरेटर को वहीं पे रहने दिया तो 60 पे कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। अब आपकी कार 60 पे चलेगी तो क्या एक्सेलरेशन आप दोगे, एक्सेलरेटर नहीं दोगे। तो इसी वजह से जब ट्रेन ए की और बी की दोनों की रफ्तार सेम थी 20 मीटर पर सेकंड, तो कांस्टेंट रफ्तार से अगर जा रहे हैं तो ट्रेन ए का एक्सेलरेशन 0 है, ट्रेन बी का भी 0 होगा। बट हुआ क्या, ट्रेन बी का जो गार्ड था उसने चेक किया कि भाई ट्रेन ए आगे है, तो उसको पीछे करना चाहता है, आप समझ रहे हो ना, आगे नहीं करना चाहता, उसे क्रॉस करके ओवरटेक करके इसे ट्रेन बी ट्रेन ए को ओवरटेक करके आगे निकलना चाहता है। तो अगर किसी कार को ओवरटेक करना है, क्या दोनों 72 की रफ्तार से चलेंगे तो क्या ओवरटेक हो पाएगा? मान लो ये ट्रेन ए है, ये बी है, दोनों 72 की रफ्तार से चलेंगे, क्या ओवरटेक होगा? नहीं होगा। अगर इसे ओवरटेक करना है तो इसकी रफ्तार, एक्सेलरेटर, इसका एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा तो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ आपकी बुक में बता रहा है कि ट्रेन बी वाले ने ट्रेन ए को ओवरटेक करने के लिए इसका एक्सेलरेशन बढ़ाया, कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ट्रेन ए वाले ने नहीं बढ़ाया, तो ए का एक्सेलरेशन तो 0 ही रहा, बट बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन लास्ट में ये पूछ रहा है कि इनिशियली ट्रेन ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये क्वेश्चन हो गया। आपने पढ़ा, मैंने आपको समझाया। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए उसने ये बताया कि 50 सेकंड के बाद, जो टाइम अंदर देख लेना क्वेश्चन में दिया होगा, कितने टाइम के बाद, 50 सेकंड के बाद। तो 50 सेकंड के बाद हम ये फाइंड कर लेते हैं ट्रेन ए कहां तक पहुंची, 50 सेकंड के बाद ट्रेन बी कहां तक पहुंची। इन दोनों का फाइनल डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इनिशियल में कितनी दूरी पे थे। तो मैंने यहाँ पहला फाइंड किया, आफ्टर 50 सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन ए, पहले ट्रेन ए के लिए निकालते हैं। तो आप अगेन रिपीट कर लो, डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है, तो यही इक्वेशन यूज करेंगे, v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये ए ट्रेन ए के लिए, इसलिए तो यहाँ आप देख सकते हो v0 कितना 20 और t कितने टाइम के बाद 50 सेकंड, तो 50 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए 0 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 50 का स्क्वायर, बट 0 है तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो 20 इंटू 50 दैट मीन्स 1000 मीटर, 1000 मीटर की दूरी पे जाके खड़ी है ट्रेन ए। कब? 50 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, समझ रहे हो ना, 1000 मीटर दूरी पे जाके, 1000 मीटर की दूरी पे जाके ट्रेन ए खड़ी है। चलो 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर हुआ ना। ओके, चलो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन बी कब? आफ्टर 50 सेकंड। कोई तो यहाँ इक्वेशन लगाते हैं v0t, तो v0 कितना, उसका भी इनिशियल स्पीड तो 20 ही थी, कितने टाइम के बाद, 50 सेकंड के बाद, तो 50 से मल्टीप्लाई किया, v0 इंटू टी, 20 इंटू 50 प्लस 1/2 ab एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी, तो 1 आपको दिया हुआ है, तो 1 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 मतलब टाइम का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हो 20 इंटू 50,000 प्लस 50 का स्क्वायर होगा 2500 डिवाइड बाई 2, 1250 हो जाएगा। तो 1250 प्लस 1000 2250, यहाँ पे आप देख सकते हो 2250 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन बी।
अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 50 सेकंड के बाद ट्रेन ए 1000 मीटर पे है और ट्रेन बी 2250 मतलब 2250 मीटर की दूरी पे खड़ी है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन कितना होगा? 2250 माइनस 1000 दैट मीन्स 1250 मीटर पे दोनों पहले खड़ी थी, जो इनिशियल में। आप शायद ट्रेन वाले में कंफ्यूज हो गए, तो ज्यादा परेशान मत होना। एक ही एग्जांपल का बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, आप अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और टेंशन मत लो। दोनों ट्रेन पहले चल रही थी कांस्टेंट स्पीड से, इसने सोचा मैं इसे ओवरटेक कर लूं, इसने एक्सेलरेशन दिया, इसका एक्सेलरेशन 0 ही था। इक्वेशन लगाई दोनों में, दोनों का फाइनल डिस्टेंस फाइंड किया, और डिस्टेंस का जो डिफरेंस था वो उन दोनों का इनिशियल डिस्टेंस था 1250 मीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, जितना हो सके अभी से आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अभी से पढ़ोगे ऑनलाइन है, भले ही मैं मानता हूँ वीडियो में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट हम कोशिश करते हैं कि पूरा आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, पूरा अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो आप कोशिश करना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो एनी टाइम कांटेक्ट आप करो, लेकिन जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे अच्छा है। और इसके अलावा जैसे मैंने जितने फॉर्मूला करवाए, जैसे डिस्प्लेसमेंट से लगा के अभी तक मैं जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऐसे कोई एग्जांपल आपको कोई डाइजेस्ट में या JEE नीट का प्रिपरेशन करो, सॉल्व करना, प्रैक्टिस। ऐसा नहीं वीडियो देखा लिख दिया होमवर्क बात खत्म, नहीं, कुछ प्रैक्टिस भी करोगे। जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साइंस लिया है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर मिलेंगे और आगे, जैसे लास्ट टॉपिक भी है और उसका एक इलस्ट्रेशन भी बाकी है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, पढ़ते रहना।